तो आप सभी का स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब एग्जाम होने में मात्र 4 से 5 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, अभी तो रिवीजन का समय है। तो हम कुछ इस हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएं निकली है, कितनी बोलियां है, सब ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना है, आपको एक तरफ से अगर आप पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन होगा और ट्रिक आपका बनेगा और याद करने का आपको एक तरीका मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, उद्भव और विकास देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। आपको मालूम है कि हिंदी भाषा जो है किससे बना है? संस्कृत से मिलकर बना है। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि संस्कृत से हिंदी बन गया, नहीं, उसके बीच में भाषा कई रूप में बदली है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है। कौन कौन है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो जो भारतीय आर्य भाषाएं होती है वो कौन कौन सी थी? 3 थी। एक था प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा। तो जो प्राचीन आर्य भाषा थी उसमें आता था आपका संस्कृत। ठीक है, और ये जो संस्कृत था वो क्या था? एक था आपका वैदिक संस्कृत और एक था क्या? लौकिक संस्कृत। शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसका समय क्या था जी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 साल पहले से लेके 1000 साल पहले तक। ठीक है, यानी समय काल कितना हुआ? 500। वैसे ये क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं? ईस्वी से पहले का समय। ठीक है, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि कोई मेरा दोस्त आया मेरे रूम पे। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि वो कब तक था, तो हम बोलेंगे कि 15 दिन पहले आया था, 10 दिन पहले चला गया। तो कितना दिन रुका मेरे पास? 5 दिन। ठीक है, आया कब था? तो 15 दिन पहले। गया कब? 10 दिन पहले, यानी कि 5 दिन रुका। ठीक है, तो वैसे ये 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद था मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में था प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के क्या थे? 3 वेद थे। एक था क्या? पाली। दूसरा था क्या? प्राकृत। प्राकृत या इसी को क्या कहते हैं? शुद्ध प्राकृत कहते हैं। ठीक है, और तीसरा था अपभ्रंश। पाली का समय जो था एकदम, आइए वैसे 500 सालों में बांटना है। तो 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इससे पहले ईसा पूर्व था, अब ईस्वी आ गया, ईस्वी तक। और ये कब रहेगा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो आर्य भाषा थी, जो प्राचीन में थी, वो क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत भी 2 प्रकार से था। एक था वैदिक संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषदों की रचना हुई है, और एक था लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण,
अन्य ब्राह्मण ग्रंथ पुराण वगैरह की रचना हुई है, तो वो लौकिक संस्कृत है। ठीक है, इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सॉरी 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये समय थोड़ा कई जगह पे अन्य भी मिलता है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 500 तक भी मिलेगा आपको, 500 ईसा पूर्व तक, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए। यहाँ पे है पाली। पाली का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक। जो प्राकृत है, देखिए प्राकृत के 3 वेद, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो प्राकृत का मतलब क्या है, शुद्ध प्राकृत है। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत को 3 भागों में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, ये समय हो गया। अब यहां से क्या हो गया, यहां से हमारा अपभ्रंश है। अब इसी अपभ्रंश के कितने भेद हो जाते हैं, इसी अपभ्रंश के 7 भेद हो जाएंगे, 7 भेद। ठीक है, और ये जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश यानी भ्रष्ट, भ्रष्ट का बिगड़ा हुआ रूप है भ्रंश। ठीक है, मतलब भाषा एकदम भ्रष्ट हो गई थी। तो जो अपभ्रंश था 500 से 1000 ईस्वी तक, इसका जो उत्तरवर्ती रूप था, उत्तरवर्ती रूप का मतलब लगभग 10वीं शताब्दी के बाद, यानी सन 900 के बाद की जो था। ठीक है, 500 साल इसका समय हुआ। तो 500 साल में जो आखिरी के 50-100 साल थे, उस समय ये भाषा क्या हो गई थी, बदलने लगी थी। ठीक है, और वो जो भाषा बदल करके जो हुआ था लास्ट में, उसको क्या कहा गया, उसको किसी ने कहा पुरानी हिंदी, तो किसी ने कहा अवहट, किसी ने कहा उसे देसिल बयाना, और किसी ने कहा उसे अन्य अन्य नाम दिए विद्वानों ने। तो आइए देखते हैं उसके कौन कौन से नाम थे। अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप जिसे अवहट कहा गया, विद्यापति ने अवहट कहा है। चलिए देखते हैं। सॉरी, अवहट अब्दुल रहमान ने कहा है। देसिल बयाना जो है किसने कहा है, ये कहा है विद्यापति ने, विद्यापति। ठीक है, अवहट किसने कहा है, अवहट कहा है अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान, जिनकी रचना का नाम क्या है, संदेश रासक। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है, संदेश रासक। विद्यापति कौन थे, तो इनकी 3 रचना थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है। और बाकी 2 रचना जो कीर्तिलता, कीर्ति पताका है, वो अवहट में है, इनकी रचना विद्यापति की। ठीक है, देसिल बयाना किसने कहा, विद्यापति ने। अवहट अब्दुल रहमान ने। और पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और एक शुक्ल जी थे, जिन्होंने इसको क्या कहा, प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी किसने कहा, तो शुक्ल जी ने। देखिए ये आपको मोस्ट है। अवहट किसने कहा, तो अब्दुल रहमान ने। पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न ऐसे होगा कि अपभ्रंश का जो उत्तरवर्ती रूप था, उसको अवहट किसने कहा, तो अब्दुल रहमान ने। अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका उपनाम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अपभ्रंश के 7 रूप कौन कौन थे, रूप या भेद कहिए। अपभ्रंश के 7 रूप कहिए, 7 रूप। ठीक है, कौन कौन से थे, एक था मागधी, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अर्धमागधी,
तीसरा हो जाएगा अर्धमागधी मागधी सौर सैनी अपभ्रंश। चौथा हो जाएगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। एक होता है खस, ठीक है, खस अपभ्रंश। 5 हो गए। छठा होता है ब्राचड़, और एक होगा क्या, पैसाची। तो देखिए ये अपभ्रंश के 7 रूप है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, खस, ब्राचड़ और पैसाची, ठीक है। अब इससे जो है अलग अलग उपभाषाओं का विकास हुआ और उस उपभाषाओं से बोलियों का विकास हुआ, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे अपभ्रंश के 7 रूप हैं, ठीक है। जैसे मागधी अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश के क्या हो जाएंगे, इसके जैसे एक करके देखते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले को लेते हैं, क्या था, मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाएं बनी। कौन कौन, तो ऐसे करके देखते हैं। पहली उपभाषा थी क्या, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है। असमिया, उड़िया, और क्या था, बांग्ला, ठीक है। तो ये क्या था जी, ये अपभ्रंश है। ये क्या है, बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये उपभाषा है। अब इससे बोलियों का विकास होगा, ठीक है। अब देखिए हमको हिंदी वाले जिसपे जहां जहां हिंदी आएगा वहीं पे फोकस करेंगे। अब इसके क्या हो जाएंगे, इसके 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन, मैथिली, कौन सा होगा, मैथिली, फिर मगही और भोजपुरी, ठीक है। ये सब क्या कहलाती है, ये सब कहलाएंगी बोली। ये क्या होंगी जी, उपभाषा। और ये क्या है जी, अपभ्रंश। ये तो लिखा ही है। तो देखिए मागधी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ, 4, बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया और बांग्ला, ठीक है। इसमें बिहारी हिंदी पे फोकस करेंगे। बिहारी हिंदी से, जो बिहारी हिंदी उपभाषा थी, इससे कितनी बोलियों का विकास हुआ, तो 3। कौन कौन, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक हम इसका बता रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बिहारी, देखिए इसका ट्रिक बना रहे हैं। बिहारी मैम मैम के साथ कहा गया भोजपुर, बिहारी मैम के साथ कहा गया भोजपुर,
देखिए बिहारी से क्या हो जाएगा, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के मैं से क्या होगा, मैं से हो जाएगा मैथिली। मैथिली, इस म से हो जाएगा मगही, और भोजपुर से भोजपुरी। बिहारी, बिहारी जो था वो मैम के साथ कहा गया, भोजपुर गया। भोजपुर बिहार में जगह का नाम है, ठीक है। बिहारी मैम के साथ कहा गया, भोजपुर। तो बिहारी मैम का क्या होगा, मैं से मैथिली, म से मगही, और भोजपुर भोजपुरी। या फिर ये ट्रिक आपको नहीं ठीक लग रहा है तो दूसरा ऐसे देखिए, बिहारी मग में भोजन करेगा, भोजन करेगा। बिहारी हिंदी का म से मगही, मग से क्या हो जाएगा, मगही। में से मैथिली, और भोजन से भोजपुरी, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। दूसरा कौन सा पढ़े हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से सिर्फ एक ही उपभाषा निकली, कौन सी, पूर्वी हिंदी। कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी। ये क्या है जी, उपभाषा है, उपभाषा। कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी। और इससे कितनी बोलियां निकली, 3। कौन कौन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब क्या है, बोलियां है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, इसके बाद लिखे थे एक कौन सा देखे हैं, दूसरा 2 देखे हैं, तीसरा देखिए। तीसरा है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से जो है मराठी उपभाषा का विकास हुआ, ठीक है। हम बोलियां उसी का देखेंगे जहां जहां पे हिंदी आएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले हम जो भी देखे हैं वो हिंदी का ही देखे हैं। देखिए पूर्वी हिंदी आया है, तब हम इसकी बोलियां देखेंगे। इससे पहले देखिए मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया, बांग्ला था। इसका तो असमिया, उड़िया, बांग्ला का देखे नहीं, किसका देखे, सिर्फ बिहारी हिंदी। जहां पे हिंदी आएगा उसी की हमको बोलियां देखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है, मराठी। वैसे एक है क्या, खस। खस से पहाड़ी हिंदी। खस से, हाँ, खस अपभ्रंश से क्या हो जाएगा, पहाड़ी हिंदी। और क्या हो जाएगा, 2 होंगे, ठीक है। एक होगा क्या, नेपाली। तो नेपाली हम देखेंगे नहीं, किसको देखेंगे, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो इसके देखिए, इसके 2 रूप थे। एक था क्या, एक इसका जो है पहाड़ी रूप था और एक था उत्तरवर्ती रूप, ठीक है। तो उत्तरवर्ती रूप में क्या हो जाएगा, कुमाऊनी और गढ़वाल।
कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, देखिए ऐसे लिखिए, इसको करिए पश्चिमी पहाड़ी, और ये क्या था, ऐसे मध्यवर्ती पहाड़ी। देखिए खस अपभ्रंश से क्या है, खस अपभ्रंश से दो उपभाषाएं निकली, कौन कौन, पहाड़ी हिंदी और नेपाली। नेपाली को छोड़ देना है, पहाड़ी हिंदी से देखना है कौन कौन सी बोलियां निकली है। तो पश्चिमी पहाड़ी निकला है और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो ये बताइए खस के कितने भेद हो गए, सॉरी पहाड़ी हिंदी के दो हो गए, कौन कौन, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। अब मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और क्या आ जाएगा, गढ़वाली। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए आज हम देख रहे हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें आप सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा का उद्भव। तो हिंदी भाषा का उद्भव सबसे पहले क्या था, संस्कृत था। संस्कृत क्या था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का समय क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद आ गया प्राकृत। प्राकृत के तीन भेद, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा यहां पर भी प्राकृत और यहां पर भी प्राकृत, इसको सिर्फ प्राकृत कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, शुद्ध प्राकृत। पाली, शुद्ध प्राकृत और अपभ्रंश, लेकिन शॉर्ट में हम लोग प्राकृत ही बोल देते हैं। तो पाली का क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के प्रारंभ तक, फिर ईसवी सन के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश क्या हो जाएगा 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी तक। ये बताए थे इसी अपभ्रंश का जो उत्तरवर्ती रूप था 500 से जो लेकर 1000 है ना, तो मान के चलिए 900 के आसपास का, उसको पुरानी हिंदी किसने कहा, तो पुरानी हिंदी कहा गुलेरी जी ने। पुरानी हिंदी किसने कहा, गुलेरी जी ने। अवहट किसने कहा, अब्दुल रहमान, इनको अदहमान भी कहा जाता है। देसिल बय ने कहा किसने, विद्यापति ने। और प्राकृता भाष हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और अपभ्रंश के कितने रूप होते हैं, तो अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं। कौन कौन, अपभ्रंश के 7 रूप है, मगधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, खस, ब्राचन और पैसाची। आज हम क्या देखे, मागधी अपभ्रंश देखे, अर्धमागधी अपभ्रंश देख लिए, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश देख लिए और खस देख लिए। 4 अपभ्रंश देख लिए, बाकी 3 अपभ्रंश बचे हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।